मैं जब भी गुरुदत्त को याद करता हूँ तो एक अपराध बोध से भर जाता हूँ। उस रात उसने मुझसे बात करनी चाहिए थी मगर मैंने आलस में उससे बात नहीं की। सुबह पता चला कि वो नहीं रहा। संगीतकार ओपी नैयर साहब ने गुरुदत्त जी को याद करते हुए एक इंटरव्यू में ये बातें कही थी। ये इंटरव्यू नैयर साहब ने साल 2003 में दुबई में अपने एक भारतीय प्रशंसक और पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंदार विश्वनाथ विचू जी को दिया था। आज ओपी नैयर साहब का जन्मदिन है। 16 जनवरी 1926 को ओपी नैयर साहब का जन्म लाहौर में हुआ था। उस इंटरव्यू में नैयर साहब ने गुरुदत्त जी के बारे में क्या-क्या बातें कही थी उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको अ, ओपी नैयर साहब के बारे में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। और बतौर संगीतकार ओपी नैयर साहब की पहली फिल्म थी 1952 की आसमान। उसके बाद उन्होंने शमा शम शम नामक एक फिल्म का संगीत दिया। ये फिल्म भी 1952 में ही आई थी। नैयर साहब की तीसरी और गुरुदत्त संग पहली फिल्म थी 1953 की बाज, लेकिन ये तीनों ही फिल्में असफल रही थी। नैयर साहब का संगीत भी काफ़ी शार्प नहीं छोड़ सका था। मगर फिर 1954 में आई गुरुदत्त की फिल्म आर पार में नैयर साहब द्वारा कंपोज किए गए गीतों ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली। आर पार हिट रही और इसी के साथ नैयर साहब का करियर भी चल निकला। इंटरव्यू में नैयर साहब ने से पूछा गया कि पहली फिल्म आसमान के स्लो एंड सैड गीत इस बेवफा जहां में से आर पार के बाबूजी धीरे चलना गीत जैसे सिजलिंग एंटरटेनर गीत कंपोज करने तक वो मात्र 3 फिल्मों बाद ही कैसे पहुंच गए। जवाब में नैयर साहब ने कहा, मैं बहुत ही सेंटिमेंटल आदमी हूँ। अपनी पहली 3 फिल्मों में मैंने सिंपल और स्लो म्यूजिक बनाने की कोशिश की, लेकिन एक भी नहीं चली। हर किसी ने उन तीनों फिल्मों का म्यूजिक रिजेक्ट कर दिया। मैं बहुत टूट गया था, डिप्रेस्ड था काफ़ी। मैं तो संगीत छोड़ने के बारे में भी सोचने लगा था, मगर मेरे कुछ शुभचिंतकों ने मुझे फास्ट म्यूज़िक बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि फास्ट म्यूज़िक बिकता है, तो स्वाइप करने के लिए मुझे अपना स्टाइल चेंज करना पड़ा। मैंने हमेशा फ़िल्म की सिचुएशन के हिसाब से ट्यून बनाई है। मैं एक रोमांटिक आदमी हूँ, खूबसूरती मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। नैयर साहब से अगला सवाल पूछा गया कि क्या गुरुदत्त की मदद से उन्होंने अपने म्यूज़िक में इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो नैयर साहब बोले, मुझे पर्सनली कभी नहीं लगा कि गुरुदत्त को म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा जानकारी थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने गुरुदत्त को बाबू जी धीरे चलना सॉन्ग कंप्लीट करके पहली दफ़ा सुनाया था, गुरुदत्त मुझसे बोले थे कि मुखड़ा तो एक्सीलेंट है मगर अंतरे में कुछ मिसिंग है। मैंने गुरुदत्त से कहा कि बताओ क्या मिसिंग लग रहा है, तो गुरुदत्त बोले कि मुझे नहीं पता मगर कुछ कीजिए इसके साथ। फिर 2 सप्ताह बाद मैंने गुरुदत्त को फिर वो गाना सुनाया और उससे कहा कि मैंने अंतरे पर कुछ काम किया है। इस दफ़ा गुरुदत्त को कोई कमी नहीं नज़र आई, जबकि मैंने एक सिंगल नोट भी नहीं चेंज किया था। वही गाना फिर से गुरुदत्त को सुनाया था। सब कहते हैं कि प्यासा मास्टरपीस है, लेकिन प्यासा से साहिर के गीत और एस.डी. बर्मन का म्यूज़िक हटा दें तो क्या बचता है इस फ़िल्म में। जिस तरह दादा बर्मन ने जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ हैं कंपोज़ किया, वो सिर्फ़ जीनियस लोग ही कर सकते हैं। आप उस गाने की सिर्फ़ ये लाइन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है सुनिए, कमाल की कंपोज़िशन है। मिस्टर एंड मिसेज़ 55 के बाद मैं गुरुदत्त से अलग हो गया। हम दोनों का एक साथ काम करना मुश्किल था। दोनों ही बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे। मगर कुछ साल बाद गुरुदत्त ने मुझसे अपनी फ़िल्म बहारें फिर भी आएँगी का म्यूज़िक कंपोज़ करने को कहा, तो मैंने किया। मैं जब भी गुरुदत्त को याद करता हूँ तो अपराध बोध से भर जाता हूँ। गुरुदत्त मुझे अपने जीवन की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बताते थे। उनकी पत्नी गीता दत्त और उनकी प्रेमिका वहीदा रहमान ने आखिरी वक्त में उन्हें छोड़ दिया। इस वजह से वो बहुत परेशान रहने लगे। जिस रात गुरुदत्त ने सुसाइड किया था, ठीक उसी रात कोई 2 बजे
मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि राज कपूर ने फ़ोन किया है। वो मुझसे बार-बार बात करना चाहते हैं। राज कपूर कह रहे थे कि गुरुदत्त बहुत नशे में हैं। वो रोए जा रहे हैं और बार-बार बस यही कह रहे हैं कि नैयर साहब से बात करनी है। उस रात मैं बहुत थका हुआ था, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं अपनी पत्नी से कह दिया कि कोई बहाना बना दो। अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे गुरुदत्त के घर जाना था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसका राइटर अबरार अलवी मुझे बाहर ही मिला। अबरार ने मुझसे कहा कि गुरुदत्त चला गया। मैंने हैरानी से पूछा कि कहाँ? अबरार बोला, गुरु मर गया। उसकी डेड बॉडी है घर में। जैसा कि मेरी आदत है, जो कहना है साफ-साफ और मुँह पर कहना है, तो मैं गुरुदत्त की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली उन दोनों औरतों पर भड़का। गीता दत्त को तो मैंने गुरुदत्त की डेड बॉडी के पास ही खूब सुनाई और अंतिम संस्कार के वक़्त मैं वहीदा रहमान पर चिल्लाया। वैसे भी वहीदा मुझसे पहले से ही नफ़रत करती थी, क्योंकि एक दफ़ा मैंने गुरुदत्त से उसके बारे में कह दिया था कि वो दिखने में किसी गोबन आया के जैसी लगती है।